Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 29th of September 2024. Without getting delay, start करते हैं. हमारी पहली न्यूज है पाकिस्तान पीएम क्रिटिसिज्म अ ट्रेवेस्टी सेज इंडिया इन यूएन. हम सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है. उस दौरान पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट पास किए गए इंडिया के इंटरनल मैटर्स को लेकर के. पाकिस्तान के पीएम ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया का जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन के जैसा है. जैसे पैलेस्टीन के लोग मजबूर हैं वैसे ही इंडिया के जम्मू कश्मीर के लोग भी मजबूर हैं. बट उसी के रिटेलिएट में, उसी के रिस्पॉन्स में हमने उसे बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है. इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर बहुत सेफ प्लेस है. टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ रही हैं वहां पे, हम इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं. सब चीज मेन स्ट्रीम से जुड़ी हुई चीज है, चाहे वहाँ की पॉलिटी हो जाए, चाहे वहाँ की इकोनॉमी हो जाए. इसी रिगार्ड में अगेन इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया किसी भी तरह की टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा अपने किसी भी स्टेट को लेकर के. पहला चीज. दूसरा, इंडिया ने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तान है वो 3 चीजों पर ज्यादा वर्क करता है. पहली चीज है अ कंट्री रन बाय अ मिलिट्री. मतलब कि जो पाकिस्तान कंट्री है वहां पे रूल किसका चलता है? वी ऑल नो, मिलिट्री. वहां की पॉलिटिकल इश्यूज हो जाए, इकोनॉमिक चीजें हो जाए, रिलीजियस चीजें हो जाए, हर चीज को गवर्न क्या करती है? वहां की मिलिट्री ही गवर्न करती है. पहला चीज. दूसरा, विथ अ ग्लोबल रेपुटेशन फॉर टेररिज्म. वी ऑल नो, ग्लोबल टेररिज्म को भी प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. चाहे वो यूएसए में अटैक हो जाए, चाहे अलग अलग कंट्रीज में, हमारी कंट्री में अटैक हो जाए, कई बार हमने देखा है कि किस तरह से टेररिज्म एक्टिविटीज के पीछे पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल रहा है. विद अ ग्लोबल रेपुटेशन फॉर टेररिज्म एंड नार्कोटिक्स ट्रेड एंड इंटरनेशनल क्राइम. तीसरी चीज जो पाकिस्तान में पनपती है, जिसको पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, वो है नार्कोटिक ट्रेड्स, ड्रग्स का ट्रेड और इंटरनेशनल क्राइम. इंटरनेशनल क्राइम को भी कंडक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है. यूएन की जनरल असेंबली में इंडिया के साइड से ये 3 स्टेटमेंट दिए गए पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, तभी हमने उनके ऊपर ये स्टेटमेंट्स पास किए. नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस. नेक्स्ट इज विथ न्यू स्कीम सन शाइन्स ऑन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस. इस एडिटोरियल में बात की गई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसे बोला जा रहा है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सोलर योजना. इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75,000 रुपए करोड़ सैंक्शन किए हैं. इस स्कीम को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. ये एक सेंट्रल स्कीम है जो कि प्रमोट करती है सोलर रूफटॉप को. हम सब जानते हैं इंडिया का जो एक मेन टारगेट है कि हम पहली चीज तो नेट जीरो एमिटर की तरफ मूव हुए. दूसरी चीज, हमें 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड करने अपने विलेजेस को इस तरह से बनाना है कि उसमें 24/7 उन्हें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो सके. सो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं, जिसमें से एक ये भी योजना भी है, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना. इस स्कीम के अंतर्गत हम सोलर रूफटॉप सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सब्सिडीज एंड इंश्योरिंग ईज ऑफ इंस्टॉलेशन. इस स्कीम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि जो गांव के रूफ्स हैं वहां पे जो विलेजर्स हैं, जो फैमिलीज हैं, वो रूफटॉप, सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करें. इस दौरान उन्हें फाइनेंशियल सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी. साथ के साथ उनके इंस्टॉलेशन में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस चीज को भी इंश्योर किया जाएगा. इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया. इस स्कीम का मेन एम है कि हम इंडिया के 1 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके who opt to install rooftop solar electricity units. इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि जो पावर की डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज रहती है जिन्हें बोला जाता है डिस्कॉम्स,
स्टेट डिस्कॉम्स हो गई, नेशनल डिस्कॉम्स हो गई, या पावर और एनर्जी डिपार्टमेंट्स हो गए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, सब मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो डिस्कॉम्स हैं उनका रोल समझते हैं। डिस्कॉम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग वेरियस मेजर्स टू प्रमोट रूफटॉप सोलर adoption, including ensuring the availability of net meters and conducting timely inspections and commissioning of installations। बेसिकली हम बात करें कि प्रॉपर डिस्कॉम्स ये एंश्योर करेंगी कि जो हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया उनके पास नेट मीटर्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स को मेजर करने वाले मीटर्स रहते हैं वो उनको प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल हो पाए, उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाए, उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, मेंटेनेंस वगैरह बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड हो पाए। अगर सब्सिडी की स्ट्रक्चर देखा जाए तो दो तरीके से सब्सिडीज हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड की जाएगी। पहली सब्सिडी जो जो हाउस होल्ड्स 2 किलोवाट से कम कैपेसिटी को इंस्टॉल करेंगे उन्हें प्रोवाइड की जाएगी 60% सब्सिडी, और 40% सब्सिडी फॉर सिस्टम्स बिटवीन 2 किलोवाट टू 3 किलोवाट। ऐसे हाउस होल्ड जो कि 2 किलोवाट से 3 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उन्हें 40% दी जाएगी, और जो कम इंस्टॉल करेंगे उन्हें 60% दी जाएगी। सो बेसिकली इस स्कीम के द्वारा हमारे मल्टीपल जो एम्स है वो फुलफिल होंगे। पहला चीज, गांव में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा चीज, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो पाएगी। तीसरी चीज, हमारा जो मेन एम है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर की बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पर कम होगी। अभी इंडिया में मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट होता है, सो उसको हम रिन्यूएबल सोर्स की तरफ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। सोलर एनर्जी एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है, सो उससे क्या होगा, हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर भी डिपेंडेंसी कम होगी। Next is BSF asking UIDAI to deactivate Aadhaar of undocumented migrants from Bangladesh। बेसिकली ऑब्जर्व किया गया कि चेन्नई में एक पर्सन था जो कि 10 साल से इलीगली चेन्नई में रह रहा था, बट उनका आधार कार्ड बन गया। सो इस तरह से जो बॉर्डर एंड सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने UIDAI से बोला है कि आप ऐसे लोगों के आधार्स को अनडॉक्यूमेंट कर दीजिए या आधार्स को डीएक्टिवेट कर दीजिए। सो हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि UIDAI क्या है। समझते हैं। UAIDAI मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसे हमने 2016 में बनाया है आधार एक्ट 2016 का यूज करते हुए। UIDAI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसका मेन काम ये मैंडेटरीली है कि ये हमारे इंडिया के रेजिडेंट्स को आधार कार्ड प्रोवाइड करे। इसे इनिशियली एज अ नॉर्मल बॉडी स्टैब्लिश किया था 2009 में। उसके बाद इसे 2016 में आधार की बैकिंग प्रोवाइड की गई और उसके बाद इसका स्टेटस जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया। द UIDAI is mandated to assign a 12-digit unique identification number Aadhaar to all the residents of India। बेसिकली इस मैंडेटरीली है कि जो UIDAI में अप्लाई कर रहा है उसे 12 डिजिट का न्यूमेरिक डिजिट का आधार डिजिट उन्हें आधार कार्ड इशू हो सके। The overall Aadhaar saturation level in the country has crossed 93% और adult population की बात की जाए तो 100%, मतलब कि approx 100% peoples of country have received their Aadhaar cards. They are having their unique identification number. Next is Delhi government to launch month-long anti-dust drive from October 7। पिछली क्लास में 28 सितंबर 2024 की क्लास में हमने दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर के बहुत ही डेप्थ में डिस्कस किया था कि दिल्ली में ही या नॉर्दर्न इंडिया में ही विंटर के अराइवल के टाइम पे पॉल्यूशन क्यों होता है, कौन सी बॉडी हमने बनाई है इस चीज को ठीक करने के लिए और कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। सो उसी में एक अपडेट सामने आ रहा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक मंथ लॉन्ग एंटी डस्ट ड्राइव स्टार्ट किया है। मंथ लॉन्ग मतलब कि अक्टूबर 7 से नवंबर 7 तक के लिए वहां पर एक ड्राइव स्टार्ट किया गया है जिसमें हम एंटी डस्ट की बात कर रहे हैं।
डस्ट कहाँ, ऐसे एरिया जहाँ से डस्ट रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट निकलती है। और एक तो पहली चीज तो ये कि दिल्ली की जियोग्राफी ऐसी है कि वहां पर डस्ट ट्रैप हो जाती है। चूंकि अभी जो टाइम चल रहा है, जो विंटर अराइवल का टाइम चल रहा है, ये पोस्ट मानसून है। इस टाइम पे जो विंड सिस्टम है वो इस तरह से बहती है कि चीजें दिल्ली में ट्रैप हो जाती है। साथ के साथ जो हमारा नॉर्मल रहता है सिस्टम कि अगर लैंड ज्यादा हीट अप है तो हीट होने की वजह से चीजें ऊपर चली जाती है। बट अभी क्या है, विंटर का अराइवल हो रहा है, तो लैंड भी इतनी ज्यादा हीट नहीं हो पाती है, तो चीजें और कॉम्पैक्ट होकर के वहां पर ट्रैप हो जाती है। इसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स उठाती है कि कैसे भी करके हमें दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कम करना है। उसी रिगार्डिंग वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद किया गया है। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि जैसे डस्ट पार्टिकल रहते हैं ना कहीं वो आगे चल के क्या पार्टिकुलेट मैटर क्रिएट करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 0.5 हो गया, 2.5 हो गया, जितना माइनर पार्टिकुलेट मैटर होगा वो ह्यूमन बॉडी में उतना डेप्थ में जा पाएगा। और अगर ह्यूमन बॉडी में वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया तो कहीं ना कहीं वो लंग्स की एल्वियोली में कनेक्ट हो जाएगा। हमारे अंदर फिर रेस्पिरेटरी डिसीज होने लगेंगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट एक्टिव होकर के पहले से ही पॉल्यूशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठा रही है। उसमें से एक ये भी है, मंथ लॉन्ग एंटी डस्ट ड्राइव स्टार्ट की गई है अक्टूबर 7 से नवंबर 7 तक के टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस, असम टू इम्पोज मोबाइल इंटरनेट कर्व्स ड्यूरिंग टेस्ट। बेसिकली असम में एक एग्जाम हो रहा है थर्ड टीयर का, मतलब कि थर्ड ग्रेड ऑफिसर्स का एग्जाम हो रहा है असम में। इसी के रिगार्डिंग वहां पर एक दिन के लिए इंटरनेट शट डाउन किया गया है। ये न्यूज को हम अगर यूपीएससी से कनेक्ट करें तो इंटरनेट शटडाउन के नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हुए इंडिया में नजर आ रहे हैं। अभी तो चलो जो ये वाला शटडाउन है ये एक पॉजिटिव सेंस में किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को एग्जाम कंडक्ट करवाना है और गवर्नमेंट ने ऐसा देखा है कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी, इंटरनेट का जितना ज्यादा यूज, उतनी ज्यादा चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतने ज्यादा पेपर लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रिवेंटिव मेजर या एक बेहतर सेंस में इंटरनेट को शट डाउन किया है। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में देखा जाए तो आए दिन गवर्नमेंट एरियाज में इंटरनेट को शट डाउन कर देती है, कनेक्टिविटी को बंद कर देती है। सो ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क राइज करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में कुछ फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें प्रोवाइड की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक प्रोविजन आता है कि आप तभी स्पीक करोगे, आप तभी बातें बोलोगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। और आज की डेट में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स इंटरनेट ही है। सो कहीं ना कहीं राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 19 के अंतर्गत कैसे कनेक्ट हुआ उसे हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज, राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 21 से भी कनेक्टेड है। हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की, उसके अंतर्गत एक प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन। फिर से बात करती हूँ, एजुकेशन लेना इंसान का फंडामेंटल राइट है। सो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत एजुकेशन, आजकल एजुकेशन का सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेट ही हो गया है। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो जाए, क्लासेस हो जाए, सारी चीजें इंटरनेट पर ही अवेलेबल है। सो अगर आप इंटरनेट शट डाउन करते हो तो उससे पर्सन के दो फंडामेंटल राइट रुकते हैं। पहला आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच, देन आर्टिकल 21। सो इस जो इंडिया में हमें जरूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, आईटी रूल्स 2000 के थ्रू हमने अपने आप को जो पावर दे रखी है कि हम इंटरनेट को कर्व कर सकते हैं। सो हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को भी चेक करें कि इंटरनेट शटडाउन्स कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को तो हैम्पर नहीं कर रहे, मतलब कि विद इन एम्बिट एक पॉजिटिव सेंस में ही हमें इंटरनेट शटडाउन दिखना चाहिए। ऐसे ना हो कि आए दिन चीजों को अपने फेवर में लाने के लिए हम इंटरनेट को शट डाउन कर रहे हैं। इससे ग्लोबल लेवल पर जो इंडिया की इमेज है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। लोगों के मन में आता है, बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है उनके दिमाग में इंडिया को लेकर के एक निगेटिव इमेज जाती है। सो हमारे जो स्टेप्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं,
वो हमेशा सोचे समझे उठाने चाहिए, सोच समझ कर उठाने चाहिए कि उससे ग्लोबल लेवल पर क्या असर हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर हो रहा है। नेक्स्ट इज FIR against Nirmala Sitharaman over private plaint on poll bond scheme. बेसिकली जो ये एडिटोरियल है ये डिस्कस कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। बेंगलुरु पुलिस ने FIR फायर की है, FIR लिखी है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी उनके खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। सो हमारे लिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ेस इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से पॉलिटिशियन के खिलाफ किस गवर्नमेंट ने या किस स्टेट की पुलिस ने कौन सी FIR फाइल की, ये सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड, उसे डेप्थ में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह के प्रोमिसरी नोट्स रहते हैं। क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है, मैंने अपनी फ्रेंड को लिख उससे कुछ पैसे लिए और उसको लिख करके दे दिया कि मैं तुम्हें 1 महीने के बाद इतने पैसे रिटर्न कर दूंगी। सो वो एक तरह का बॉन्ड हो जाता है। सिमिलरली इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट्स है जो कि जैसे मान लो जो सिटीजन्स हैं वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं सो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए SBI को सेलेक्ट किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट किया गया है। मतलब कि मैं अगर गवर्नमेंट को 10,000 20,000 30,000 कितना भी डोनेट करना चाहती हूँ तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाऊंगी, उतना पैसा सबमिट करूंगी, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करके आ जाऊंगी और फिर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मुझे पैसा डोनेट करना है उसे जा करके वो बॉन्ड दे दूंगी। उसके बाद विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 मंथ्स, पहले ये टाइम पीरियड 15 डेज था, उसके बाद इसे एक्सटेंड किया गया और अब टाइम पीरियड 30 डेज है। विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज वो पॉलिटिकल पार्टी वो बॉन्ड ले जा करके SBI बैंक में जमा करेगी और वहां से वो उतने पैसे विड्रॉ कर सकती है। सो ये मैकेनिज्म है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड आर मनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक promissory notes which can be bought by companies, individuals in India from State Bank of India and donate to a political party which can then encash these bonds। जैसे हमने समझ लिया these bonds are only redeemable in the designated account of a registered political party। सबसे बड़ी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड वही पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर सकती है जिसने रिसेंट लोकसभा में अप्रोक्स 1% ऑफ द वोट्स को अपने पास कलेक्ट किया। मतलब कि जिस पार्टी को 1% वोट मिले रहते उसी को आप दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो पैसों को। ये क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि सपोज करो ये क्राइटेरिया नहीं होता तो मैं क्या करती, अगर मेरे पास ब्लैक मनी है उसको मैं मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने के लिए क्या करती, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना देती और इलेक्शंस के टाइम पे भर भर के पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अपने पास इकट्ठा कर लेती। ये इससे क्या होता कि फिर एक तरह का ब्लैक मनी को आप फिर कैसे कर्ब कर पाते, करप्शन को कैसे कर्ब कर पाते। सो इसलिए एक क्राइटेरिया रखा गया कि जनरल इलेक्शंस में उस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया हो, साथ के साथ एक प्रॉपर इतने वोट्स उन्होंने कलेक्ट किए हो, उस पार्टी को इतने वोट्स मिले हो, तभी जाके आप उन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हो या उन पार्टीज को पैसे डोनेट कर सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018 टू क्लीनलाइज पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया। बेसिकली बात की जाती है पॉलिटिकल फंडिंग की। इंडिया के ऊपर कई बार केसेस देखने को मिलते हैं, कई बार ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में इलेक्शंस पे रैम्पेंट अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है, एकदम अंधाधुंध पैसा खर्च होता जाता है, पानी के जैसे पैसा बहाना पड़ता है या उसका कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है। सो इन सब चीजों को एक चैनलाइज करने के लिए, पॉलिटिकल फंडिंग को प्रॉपर एक वे में देखने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सामने लाई गई। ये इलेक्टोरल बॉन्ड प्राइवेसी को भी मेंटेन रखता है, मतलब कि बॉन्ड में किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा रहता है कि इस पर्सन ने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा डोनेट किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्राइम रेट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हर बड़े बिजनेसमैन को जाके अप्रोच करने की कोशिश करती है और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता चल गया कि ये बिजनेसमैन दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी फिर उसके खिलाफ कुछ
एक्शन ले, कुछ इलीगल एक्टिविटी करे। सो इन सब चीजों को भी रोकने के लिए, राइट टू प्रिवेसी को भी मेंटेन रखने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसी भी पार्टी या किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता है। ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सामने लाया। नेक्स्ट इज रेजिडेंट्स प्रोटेस्ट मूसी रिवर फ्रंट रेजिंग इन हैदराबाद डिमांड कंपनसेशन। बेसिकली जो ये न्यूज है वो ये बताती है कि मूसी रिवर जो कि तेलंगाना स्टेट में बेसिकली बहती है, हैदराबाद में बहती है, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। सो तेलंगाना स्टेट से बहने वाली जो रिवर है उसके उसके ब्यूटिफिकेशन को करने के लिए वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उन सबको रिमूव कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। सो जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूअसली, एक तो पहली चीज रेंट्स दे रहे थे, बिजली बिल दे रहे थे, सारी चीजें टैक्सेस भर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं गवर्नमेंट की। फिर जब अब रिवर के ब्यूटिफिकेशन का वर्क किया जा रहा है, हमारे घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, तो हमें उससे कंपनसेशन की जरूरत है। मतलब कि उससे हमें पहले कंपनसेशन प्रोवाइड करो, तब हम इन प्लेसेस को वैकेंट करेंगे। सो हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मूसी रिवर इम्पोर्टेंट हो जाती है। बेसिकली मूसी रिवर तेलंगाना स्टेट में बहती है, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। मूसी रिवर कृष्णा रिवर की ही कृष्णा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। और अगर बात करें तो भीमा हो गई, कृष्णा हो गई, भद्रा हो गई, ये सारी रिवर्स कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। मेन हमें समझना था मूसी को, मूसी तेलंगाना स्टेट से बहती है, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, साथ के साथ ये मेजरली कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। Next is UN experts criticizes punitive demolition by states. Again bulldozer justice, bulldozer politics के ऊपर ये न्यूज आई है। इस न्यूज में एक रिपोर्ट सामने आई, यूएन की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्टियर ऑन एडिक्वेट हाउसिंग। इस रिपोर्ट ने हमारे सामने डेटा फैक्ट सामने रखे कि 2021 से लेकर के 2023 तक के टाइम पीरियड में 7.5 लाख लोगों के घरों को डिमोलिश कर दिया गया है बुलडोजर जस्टिस के नाम पर। या फिर बुलडोजर जस्टिस को मैंने पहले बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है, एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रही हूँ। बुलडोजर जस्टिस क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर किसी भी क्राइम में एक्यूज्ड है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनल वायलेंस हो गया, कम्युनल एक्टिविटीज हो गई, कम्युनल राइट्स हो गए, या किसी भी तरह के क्राइम में उसका इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, सो उस एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को, बी इट बिजनेस फर्म, बी इट हाउस होल्ड, बी इट एनीथिंग, उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर की हेल्प से डिमोलिश कर दिया जाता है। रिसेंट डेज में ये एक्टिविटी हमें बढ़ती हुई नजर आई, स्पेशली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, इन सारे रीजन्स में बुलडोजर जस्टिस के नाम पर लोग एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टीज को डेमोलिश कर दिया गया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि इंडिया में एक्यूज्ड तो छोड़ो, आप कन्विक्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी को भी इस तरह से डेमोलिश नहीं कर सकते हो। इससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इन्फ्रिंज होती है, साथ के साथ एक पर्सन का जो एक ह्यूमन राइट है, राइट टू लाइवलीहुड या राइट टू शेल्टर, वो भी हैम्पर होता है। सो जरूरत है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस के डेमोलिशन पर बैनिंग नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रॉपर हमारे पास गाइडलाइन होनी चाहिए, हम इस गाइडलाइन पर काम कर रहे हैं कि किसी भी इलीगल चीजों को डेमोलिश करने के पहले और बाद में कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले की नोटिस देनी चाहिए, डेमोलिशन के दौरान प्रॉपर नेबरहुड को देखना चाहिए कि कौन सा रीजन उस स्ट्रक्चर से कितना इफेक्ट हो रहा है, उस तरह से उसका डेमोलिशन करना चाहिए। और तीसरी चीज कि सामने वाले पर्सन को भी प्रॉपर इतना स्पेस देना चाहिए कि वो ये चीज साबित कर पाए कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल है या लीगल एम्बिट के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इशू की। उसी के रिगार्डिंग अभी का जो ये एडिटोरियल आया है, उनका मानना ये एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके अंतर्गत इंडिया में डेमोलिशन लेवल बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को के घरों को डिमोलिश कर दिया गया है।
जिसकी वजह से ना सिर्फ उस कन्विक्टेड पर्सन बल्कि उस पूरे घर में रहने वाले हर वल्नरेबल सेक्शन की भी फैसिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, चाहे वो चिल्ड्रंस हो जाए, चाहे वो ओल्ड एज पीपल्स हो जाए। नेक्स्ट इज women with disabilities seen as easy target CGI. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी का मानना ये है कि पहले तो विमेन्स ऑलरेडी वल्नरेबल रहती हैं, मतलब कि उनके खिलाफ सोसाइटी में प्रेशर कह लो, क्राइम्स कह लो या कुछ भी कह लो, वो हमें ज़्यादा नज़र आता है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाए, विमेन्स के खिलाफ ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, पहला। लेकिन अगर वो डिसेबल है, मतलब कि किसी डिसेबिलिटी से जूझ रही है, सो उनका वल्नरेबिलिटी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर और क्राइम रेट ज़्यादा हमें नज़र आता है। सो हमें खुद से पूछना चाहिए, आर अवर जस्टिस सिस्टम्स फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट द यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? आर वी बिल्डिंग अ सिस्टम दैट सीक्स टू रिहेबिलिटेट rather than criminalize, to include rather than marginalize, and to empower rather than limit? सो इसी रिगार्डिंग DY चंद्रचूड़ जी ने पूछा कि क्या हमारा सिस्टम ऐसा है जो इन सारी एक्टिविटीज को हटाकर वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लायक है, जो लोग ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड किए गए उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, उनके लिए प्रॉपर सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम इस तरह से डेवलप किया जाए कि उनके भी राइट्स और फ्रीडम्स प्रोटेक्ट किए जा सके। नेक्स्ट इज, can Kerala's policies to limit antibiotics misuse reduce AMR? बेसिकली एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बात की जा रही है। देखो, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारी बॉडी जब किसी भी वायरस, बैक्टीरिया के खिलाफ जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, उसे बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब हमारी बॉडी अब उस चीज की आदी हो गई है, अब उस चीज का रेजिस्टेंस कर रही है, मतलब कि जो गोली दवाई मैं खा रही हूँ डिसीज को क्योर करने के लिए, वो वर्क ही नहीं कर रही है, हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। इसी रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है कि क्या केरला की पॉलिसी, केरला की अपनी एक पॉलिसी चलती है, क्या वो सक्सेसफुल है एंटीबायोटिक्स के मिसयूज को रोकने के लिए और टैकल करने के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। तो इसको डिटेल में समझते हैं, एक एक करके कुछ स्टेप्स केरला गवर्नमेंट ने लिए, उसको डेप्थ में समझते हैं। First one is, Kerala has enforced the Indian government's H1 rule of 2011 to prohibit OTC sale of all classes of antibiotics without a prescription. Basically होता क्या है, किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स रहती है, उसे हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स और थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स। मतलब कि अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज हो रही है, इनिशियली जो से एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी वो होंगी फर्स्ट लाइन की, जो इजीली अवेलेबल रहती है। फिर आती है सेकेंड लाइन की, मान लो पहली लाइन की एंटीबायोटिक्स उस पर्सन के लिए काम नहीं कर रही है, सो हम उसके बाद में उस सेकेंड लाइन की एंटीबायोटिक्स देंगे, इस तरह से फिर थर्ड लाइन की दी जाएगी। सो हमने एंटीबायोटिक्स को कैटेगराइज करके रखा है 3 लाइंस में, पहली चीज। दूसरा चीज, गवर्नमेंट का एक रूल आया जिसे बोला जाता है H1 रूल ऑफ 2011। 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया जिसके अंतर्गत ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक सेल करने को बैन कर दिया गया था। लेकिन चूंकि इससे क्या हुआ कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं या ऐसे एरियाज, गांव तबके जहां पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, सो वो लोग हर छोटी चीज के लिए शहर तो नहीं भाग सकते, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं भाग सकते, सो वो क्या करते थे, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ले लेते थे। मतलब कि किसी भी केमिस्ट की शॉप गए, दवाई ले लिया, खा लिया और खुद को ठीक कर लिया, ऐसा सिस्टम चलता था। लेकिन जब हमने 2011 में रूल निकाला जिसके अंतर्गत हम कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देना बैन कर दिए, तो इससे क्या हुआ, वल्नरेबल सेक्शंस की हेल्थ को और भी ज्यादा इससे बुरा इफेक्ट पड़ने लगा।
हमने 2011 का रूल लाया था एक कॉमन गुड के लिए, मतलब कि एंटी बायोटिक्स के रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, बट ये गुड होने की वजह इसका ज्यादा बैड एस्पेक्ट हमें सामने नजर आया। सो हमने ये रूल सेंट्रल लेवल पर हटा दिया। लेकिन जो केरल गवर्नमेंट है उसने इस रूल को इम्प्लीमेंट किया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए केरल गवर्नमेंट ने H1 रूल को कंटिन्यू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो जो है वो अच्छा है। एक डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो मतलब कि अ नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट अ सिंगल डॉक्टर डील। जैसे फॉर एग्जांपल नदर्न इंडिया में एक डॉक्टर 1 लाख की जनसंख्या को देखता है, वहीं केरल में एक डॉक्टर 1,000 की संख्या जनसंख्या को देखता है। सो इससे क्या हुआ कि जो पेशेंट्स है वो इजीली डॉक्टर्स तक पहुंच सकते हैं। सो ऐसे रूल केरल में तो हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया ऐसे रूल्स को लागू करना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए केरल ने पहला चीज क्या किया, H1 रूल को अपनी स्टेट में कंटिन्यू रखा। Second is in 2013, India tweaked the rule to allow first-line antibiotics to be sold over the counter without a prescription. इंडिया में क्या कर दिया गया, इस रूल को थोड़ा सा चेंज किया गया, अमेंडमेंट किए गए और फर्स्ट लाइन के एंटीबायोटिक्स को ओवर द काउंटर केमिस्ट की मतलब केमिस्ट की शॉप से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप जाके खरीद सकते हो। ऑलरेडी डिस्कस्ड। The 2011 rule was modified as it would have restricted the access to even the first line medicines in remote places too. About 60% boiler chicken, eggs, and vegetable consumed in Kerala come from neighboring states which do not have AMR policies for humans, animals, and agriculture. अब केरल स्पेसिफिक की बात करते हैं। केरल ने एक स्टेप तो बहुत अच्छा किया कि उसने अपने स्टेट में H1 रूल लागू कर दिया, जिसके तहत एंटीबायोटिक्स का जो कंजप्शन है वो अप्रोक्स 1,000 करोड़ तक का कम देखा गया। मतलब कि जितना 1,000 करोड़ एंटीबायोटिक्स में यूज हो रहे थे वो कम देखा गया। मतलब कि कहीं ना कहीं केरल अपने स्टेट में एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अच्छा स्टेप उठाया। दूसरी चीज जो जो दूसरा कंसर्न सामने आया वो ये था कि केरला जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो अपनी नेबरिंग स्टेट्स पर डिपेंडेंट है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सारे रीजन्स में केरला में बॉयलर्स हो गए, चिकन्स हो गए, ये सारी चीजें भेजी जाती है, तब जाके वहां के लोग उन चीजों को कंज्यूम करते हैं। सो हुआ क्या कि इन नेबरिंग स्टेट्स में तो कोई एंटीबायोटिक्स को लेकर के कोई भी पॉलिसी नहीं फॉलो की जा रही है। मतलब कि वहां का जो लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स है, एग्स है, उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सो जब केरला के लोग उस चीज को कंज्यूम करते हैं सो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके भी सिस्टम में आ जाता है। सो हुआ क्या कि अल्टीमेटली उनकी बॉडी में तो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस को लेकर के स्टेप उठाया गया। सो अगर केरला को प्रॉपर चाहता है केरला ऐसा कि वो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस को ठीक करे, तो पहला चीज तो उसने अच्छा स्टेप किया। दूसरा उसे करना पड़ेगा कि उसे सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। मतलब कि जो वो इस तरह से ईटेबल चीजें आसपास के नेबरहुड स्टेट से इंपोर्ट कर रहा है, उस पर उसे बैन लगाना पड़ेगा। Imported food products often carry antibiotic residues and drug-resistant bacteria, leading to continuous cycle of AMR spread. By enforcing the modified H1 rule of 2013, Kerala can get the neighboring states too on board. A stepwise adaptable model will ensure that Kerala's effort to combat AMR does not go in vain. Basically, और मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर केरला चाहता है तो उसे कुछ और स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, उसे सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। अपनी नेबरिंग स्टेट्स में भी या तो वो इस तरह के रूल्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाए या फिर अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनवाए और फूड मटेरियल्स का इंपोर्ट बैन करवा सके, ताकि जो ह्यूमन बॉडी में, केरला के लोगों की बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स के रेसिड्यूज या यूं कह लो ड्रग्स के जो रेसिड्यूज हैं वो अगर एंटर करे तो वो रुक सके और केरला को जो एम है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट इज वॉज एनिमल फैट प्रेजेंट एट तिरुपति लड्डूज। बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, मैंने इसे बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है
कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रसाद बनता है उसमें जो घी यूज हुआ उसमें एनिमल फैट को ऑब्जर्व किया गया है। सो उसी के रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है कि उसका जो टेस्टिंग होती है वो किस तरह से की जाती है। घी में ना कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। सो अलग अलग जैसे कोई घी काऊ से बन रहा है, कोई घी एनिमल के फैट से बन रहा है। सो जिस तरह के घी रहते हैं उस हिसाब से उनके कार्बन की चेन्स को देखा जाता है। 4 कार्बन की चेन हो गई, 5 कार्बन की चेन्स हो गई, अलग अलग घी की अलग अलग कार्बन चेन बनती है। सो उस चीज को टेस्टिफाई करके देखा गया कि हाँ भाई, जो तिरुपति के लड्डू में जो घी यूज हुआ है उसकी कार्बन चेन मैच कर रही है जो एनिमल फैट से घी बनता है उसकी कार्बन चेन से। सो उसको जस्टिफाई किया गया कि हाँ भाई, एनिमल फैट कहीं ना कहीं प्रेजेंट मिला है। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस हमने इसे डिस्कस किया। Milk fat, like all organic fats, consist of triglycerides. Triglycerides मतलब कि वही कार्बन की चेन। नेक्स्ट इज ओल्ड हैंड न्यू रोल। रिसेंटली फॉर्मर जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर है वो जापान के पीएम का रोल निभाने वाले हैं। हो क्या रहा है ना कि जापान में अभी थोड़ी सी पॉलिटिकली चीजें कम स्टेबल है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, एजिंग पॉपुलेशन, इन सारी चीजों के दौरान वहां के पीएम चेंज हो रहे हैं। वहां के नए पीएम है एमिड स्कैंडल्स एंड टर्मोइल, जापान्स रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हैज सेलेक्टेड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर शिगेरू इशिबा एज इट्स न्यू लीडर। शिगेरू अभी जो जापान के पीएम है वो किशिदा है। उन्होंने बता दिया कि वो नया टर्म नहीं लेंगे और जो वहां पे मेजोरिटी में पार्टी है उन्होंने अपने लीडर को सेलेक्ट किया है जिनका नाम है शिगेरू इशिबा। आने वाले समय में हमें वो जापान के पीएम बनते हुए नजर आएंगे। जापान की जो भी सिचुएशंस है उन सबको वही टैकल करेंगे। बेसिकली इन्होंने बहुत पहले ही पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, ये कोई नए लीडर नहीं है। वो 5-6 डिकेट्स हो चुके हैं उन्हें ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रहते हुए। वो पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चीज़ों को पॉलिटिकली किस तरह से उनका नज़रिया बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने अलग अलग वे में जापान को समझने की कोशिश की है। सो आने वाले समय में हमें उनकी पॉलिसीज जापान में इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज एथेनॉल। Union Minister Food and Public Distribution highlighted that India has become the world's third largest producer and consumer of ethanol. एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल शुगर को फ्रेगमेंटेड करके एथेनॉल बनाया जाता है। इट इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर फॉर्म्ड प्राइमरली विद फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। शुगर केन हो गया या कोई भी अनाज हो गया, उनको फर्मेंटेट करके एथेनॉल बनाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो यूएसए, ब्राजील, देन तीसरे नंबर पर इंडिया जो है वो एथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कंट्री में कंटिन्यूअसली हम एफर्ट्स लगा रहे एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए। पहले हमने टारगेट सेट किया है कि पेट्रोल में हम लोग 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल ब्लेंड करके और फिर उसने व्हीकल्स में यूज करेंगे। उस एथेनॉल के परसेंटेज को हम बढ़ाने की भी बात करें कि हम आगे चलकर उसे 25% तक लेकर जाएंगे। सो इसी रिगार्डिंग इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है। इसी रिस्पेक्ट में हमारी जो पोजीशन है वो बढ़ गई है। रिन्यूएबल फ्यूल्स मेड फ्रॉम कॉर्न एंड अदर प्लांट मटेरियल। एथेनॉल क्या है? एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि हम अलग अलग चीजों से बनाते हैं। बेसिकली 3-4 जनरेशन होती है, 4 जनरेशन। पहला एथेनॉल जो हम फूड ग्रेन से बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया कॉर्न, हो गया शुगर केन, हो गया। दूसरा, हम फूड ग्रेन के नॉन एडेबल पार्ट से बनाते हैं, जैसे कि नारियल का हस्क हो गया, छाल हो गई, मिलेट्स की पराली हो गई, इन सब चीजों से। तीसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। चौथा होता है जीएम क्रॉप्स का यूज करके। सो एक और स्कीम भी चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज नोन एज पीएमजी1 योजना। इसके अंतर्गत हम 2G एथेनॉल, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, मतलब कि ऐसा एथेनॉल जो कि नॉन फूड प्रोडक्ट से बनाया जा रहा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम होता क्या है ना कि जब हम फूड
वाली चीजों को, जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं खाने में, अगर उससे हम एथेनॉल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। जो फूड ग्रेन्स है वो डाइवर्सिफाई हो जा रही है, इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन दे आर डाइवर्सिफाइड फॉर फॉर्मिंग द बायोफ्यूल। सो इसलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मेजर पॉलिसी है वो 2G को ज्यादा फोकस करे, ऐसे स्टफ से एथेनॉल बनाने की बात करें जो कि जिससे कि हमारा एथेनॉल भी बन जाए और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर रह जाए। नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसे हमने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में डिस्कस कर लिया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो होता है जब हमारी बॉडी वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, इन सब के रिस्पॉन्स में जब हम कोई भी एंटीबायोटिक खाए तो उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, मतलब कि उससे हमारी बॉडी जल्द से जल्द रिकवर ना कर पाए। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स हैव अप्रूव्ड अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एट द 79th यूएन जनरल असेंबली हाई लेवल मीटिंग ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी जो जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी उस दौरान भी AMR को डिस्कस किया गया। उनका एम है कि हम 4.95 मिलियन डेथ्स को रिड्यूस करें, जो कि मतलब कि हर साल 10% से कम करें। जो भी डेथ्स एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से हो रही है उन्हें कम करने की बात की जा रही है एनुअली बाय 10% बाय 2030। इट कॉल्स फॉर सस्टेनेबल नेशनल फाइनेंसिंग $100 million in catalyzing funding to help achieve the target of reducing at least 60% of countries having funded nationally action plans on AMR by 2030। मतलब कि हमने $100 बिलियन का पैसा भी असाइड किया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए, कंट्रीज की मदद करने के लिए। द गोल इज टू बी रीच थ्रू डाइवर्सिफाइंग फंडिंग सोर्सेज एंड सिक्योरिंग मोर कंट्रीब्यूशन टू AMR। ये पूरा जो एडिटोरियल है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ही डिस्कस कर रहा है। हमारे द्वारा जो इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं AMR को रोकने के लिए, उनमें से कुछ है वन हेल्थ अप्रोच, मतलब कि एनिमल, एनवायरनमेंट और ह्यूमन तीनों की हेल्थ जो है वो इंटीग्रेटेड है। अगर आप एक की हेल्थ को एम्फसाइज करो उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, मतलब कि तीनों की हेल्थ को इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। Then WHO Good Manufacturing Practices National Action Plan. India launched the Red Line campaign to raise awareness about the irrational use of antibiotics। ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमने उठाए हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। Next is Vembanad Lake. The 70th edition of the Nehru Trophy boat race will be held on Punnamada Lake in Alapuzha district of Kerala. Basically हर साल केरला में बोट रेस कंडक्ट की जाती है जिसे बोला जाता है नेहरू बोट रेस। वेम्बनाड लेक में इसे कंडक्ट किया जाता है। वेम्बनाड लेक लार्जेस्ट लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक में से एक है। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट के अंतर्गत आती है, इसके अलग अलग नाम है। देन अगर इसका सोर्स का देखा जाए तो मीनाचिल रिवर, एक्चन कोविल रिवर, पंपा रिवर एंड मनीमाला रिवर, इन 3-4 रिवर सिस्टम से वेम्बनाड लेक में पानी आता है। रामसर साइट की बात की जाए तो इट वाज इंक्लूडेड इन 2002 रामसर कन्वेंशन इन 2002 रिकॉग्नाइजिंग वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। फर्स्ट वन इज सुंदरबन ऑफ बंगाल एंड सेकेंड वन इज वेम्बनाड लेक ऑफ केरला। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, India has moved up to 39th place among 133 global economies in the Global Innovation Index 2024। मतलब कि इंडिया की रैंक 2023 में 40 थी, अब वो रैंक इंप्रूव हो गई है, इंडिया 39th पोजीशन पे लाई कर रहा है। टोटल कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 133। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीपो। नेक्स्ट इज कैसोवरी डे। वर्ल्ड कैसोवरी डे ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 26 को। ये जो कैसोवरी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की एक बर्ड है जो कि फ्लाइटलेस है, मतलब कि उड़ नहीं पाती है, लेकिन इन बर्ड्स को वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस बर्ड कंसीडर किया जाता है। पहली चीज। दूसरा, ये ईमू के जैसी दिखती है थोड़ी थोड़ी, मोस्ट डेंजरस बर्ड इन द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स एंड कैन मूव क्विकली ऑन बोथ लैंड एंड वाटर।
बेसिकली इनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए सितंबर 26 को एज अ वर्ल्ड कैसोवरी डे ऑब्जर्व किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो न्यू गियाना, फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट। कई बार ना यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसोवरी क्या है। मतलब कि इस तरह की टर्म्स न्यूज में बने हुए थे, इनका रिलेशन किससे है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम थोड़ा सा अपनी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाकर रखें ताकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम इजीली क्रैक आउट कर पाए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। इस वीडियो की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।